नमामि संस्कृतम दोस्तों। कल हमने यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल 2022 के पेपर पर डिस्कशन किया था, उसको एनालाइज किया था। प्रथम प्रश्न जो व्याकरण से संबंधित होता है उसको कैसे लिखना है, ठीक है, किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है, वो सारी जानकारी हमने प्राप्त की थी कल के वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो आप मीमांसा संस्कृत अकेडमी यूट्यूब पर सर्च करके वहाँ पर देख सकते हैं, या इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो इस वीडियो को देखने से पूर्व आपको वो वीडियो देखना है, ठीक है। तो प्रथम प्रश्न व्याकरण से संबंधित था, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आगे आज जो उसका नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय प्रश्न, उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो कहाँ थे हम? यहाँ तक हम आ गए थे कल। देखिए, द्वितीय प्रश्न है अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः समाधेयः। नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों का आपको क्या करना है? समाधान करना है। हमने आपको कल बताया था कि प्रथम प्रश्न पत्र में पहला और पांचवा और आठवां ये 3 प्रश्न आपको संस्कृत में करने होते हैं, बाकी के हिंदी में करने होते हैं, ठीक है। और पहला और पांचवा अनिवार्य प्रश्न होता है। तो ये द्वितीय प्रश्न आपको अपनी भाषा में प्रस्तुत करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश में, हिंदी मीडियम है तो हिंदी में, या फिर संस्कृत में भी आप लिख सकते हैं अगर आपकी संस्कृत उस लेवल की है जिस लेवल की कोई त्रुटि ना हो, ठीक है, और आप लिख सकें, कंफर्टेबल हैं तो। पर खैर, हमारा प्रथम प्रश्न है इसके अंतर्गत। देखिए, ये जो प्रश्न है ना, द्वितीय प्रश्न, पहले पेपर का दूसरा प्रश्न, ये मूलतः भाषा विज्ञान से संबंधित होता है। पाठ्यक्रम के अनुसार इसका जो पाठ्यक्रम है भाषा विज्ञान का, वो इसी प्रश्न में दिया गया है। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें अन्य जो भी प्रश्न हैं वो नहीं पूछे जा सकते। पूरे पाठ्यक्रम में से, यूपीएससी के संस्कृत ऑप्शनल सिलेबस में से कहीं से भी इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। काव्य शास्त्र से संबंधित भी हो सकता है, काव्यों से संबंधित हो सकता है ना, कवियों से संबंधित भी हो सकता है, दर्शन से संबंधित हो सकता है, लिटरेचर से संबंधित प्रश्न हो सकता है। तो किसी से भी संबंधित प्रश्न हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भाषा विज्ञान वाले प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं तो इसमें भाषा विज्ञान से ही प्रश्न पूछा जाएगा। आपको इसीलिए पूरे पाठ्यक्रम को जरूर अध्ययन करना है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिए, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको मिस आउट नहीं करनी, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया भी गया है। जैसे यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृतियों को भेदः, यानी कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या भेद होता है। आगे है भाषा विज्ञान दृष्टिया विविच्यता, भाषा विज्ञान की दृष्टि से आपके इसकी विवेचना करनी है। देखिए, इन्होंने क्या बोला, पहले तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, इन दोनों के मध्य क्या बताना है? भेद। भेद का तात्पर्य होता है अंतर, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बीच में आपको भेद बताना है। अब क्या होता है कि वैदिक जो संस्कृत है वो एक प्राचीन भाषा है, प्राचीन संस्कृत है। वैदिक संस्कृत का परिष्कृत एवं परिमार्जित एवं परिवर्तित रूप ही लौकिक संस्कृत है, यानी कि वैदिक संस्कृत से प्रेरित है लौकिक संस्कृत। तो एक तरीके से वैदिक संस्कृत का परिवर्तित रूप ही क्या है? लौकिक संस्कृत है, और उसकी परिष्कृत और परिवर्तित होकर ये लौकिक संस्कृत के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान में रखनी है। ये कोई अलग भाषा नहीं है, किंतु जो कठिनताएं थी वैदिक संस्कृत की, उसको कि वो समझ में आ जाए, लोग अच्छे से संस्कृत को समझ सके, इसलिए क्या किया गया, उन वाक्यों को, उन शब्दों को, उन पदों को सरल बनाने हेतु उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है बाद में, और वही जो परिवर्तन हुआ है वही एक तरीके से लौकिक संस्कृत है, जिसको सुलभता की दृष्टि से शब्दों को, पदों को परिवर्तित कर दिया है, ठीक है। अब आप इसको प्रश्न को कैसे लिखेंगे? ये भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। देखिए,
आपको भी पता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में विचार विनिमय हेतु उपयोग में लाई गई जो भाषाएं हैं उनमें सबसे प्राचीन संस्कृत भाषा मानी जाती है, जिसके सामान्यतः दो रूप हैं, एक तो वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत, है ना। ये आपको एक भूमिका तैयार करके पहले प्रस्तुत करना होगा। ये नहीं कि डायरेक्टली आप उनमें अंतर स्पष्ट करने लग जाएं, नहीं, आपको अंतर बाद में प्रारंभ करना है। एक भूमिका पहले बता देनी है कि वह वैदिक संस्कृत क्या है और लौकिक संस्कृत क्या है, ठीक है। जैसे वैदिक संस्कृत या प्राचीन संस्कृत का उपयोग वेद में क्या आ गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पुराण, उपनिषद, इनमें देखने को मिलता है। और पाणिनि ऋषि से पूर्व की लगभग सभी रचनाएं जो है ये वैदिक संस्कृत में मिलती हैं। ये भारोपीय परिवार से अर्थात इंडो यूरोपीय भाषा ईरानियों के पवित्र ग्रंथ अवेस्ता की भाषा के निकटवर्ती भी जैसे कि प्रतीत होती है, हम ऐसा कह सकते हैं। देखिए, पाणिनि की जो रचना है अष्टाध्यायी, वहाँ से लौकिक संस्कृत का रूप उभर कर आता है। अगर हम लौकिक संस्कृत के विषय में बात करें तो लौकिक की परंपरा कहाँ से रही है, तो वो पाणिनि की अष्टाध्यायी से रही है। संस्कृत भाषा में व्याकरणिक सुधार के साथ सामान्यतः संस्कृत भाषा की जो शब्दावली है उसका उपयोग किया गया है। देखिए, जो लौकिक संस्कृत है वैसे तो इसका प्राचीन उपयोग जो है 500 ईसा पूर्व की पूर्व में रामायण और महाभारत में इत्यादि में मिलता है देखने को, ठीक है। लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत का एक विकसित रूप है, ऐसा हम कह सकते हैं कि ये एक इसका विकसित स्वरूप है। जैसा हमने आपको बताया कि ये उसी से प्रेरित है। तो अब आप इसकी भूमिका प्रस्तुत करने के बाद इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है, जैसा कि भेद का तात्पर्य होता है। तो वैदिक संस्कृत में हमने आपको क्या बताया, कुछ जो शब्द थे कठिन उच्चारण में, ठीक है, तो उनको सरल बनाने हेतु फिर परिवर्तन कर दिया गया, वही लौकिक संस्कृत है। तो इस दौरान की जो रचनाएं हैं वो धार्मिक मानी गई है वैदिक संस्कृत में, लेकिन लौकिक संस्कृत में जो कुछ रचनाएं हुई हैं वो देखने को मिलती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी धार्मिकता वैदिक संस्कृत में थी। अब जैसे वैदिक संस्कृत में पर्याप्त शब्दों का उपयोग किया जाता था, जैसे कि आपको बता देते हैं, देवासः, ठीक है, जनामः। तो इस प्रकार के शब्द आपको वैदिक संस्कृत में देखने को मिलते हैं। वैसे ही अब ये शब्द जो है लौकिक संस्कृत में आते आते लुप्त से हो गए हैं, बहुत कम ही रेयर ही देखने को नहीं मिलते। हम ऐसे शब्दों का अध्ययन ही नहीं करते हैं अपनी अभी की भाषा में, ठीक है। ये एक तरीके से लुप्त हो गए, जैसे कि लुप्त होने वाले शब्दों में एक देव है, देवः, जनः, बहुत सारे इसमें अंतर हैं। आप बता सकते हैं कि वैदिक संस्कृति में उपसर्ग धातुओं में अलग हैं, पृथक हैं, इनका स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन लौकिक संस्कृत में जो उपसर्ग हैं वो धातु से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। पहले धातुओं से जुड़े हुए नहीं होते थे, अब जो लौकिक संस्कृत है उसमें उपसर्ग धातुओं से जुड़े हुए होते हैं। उपसर्गों के स्वतंत्र प्रयोग पर प्रतिबद्धता सी एक लग गई है, ये आप लिख सकते हैं। वैदिक संस्कृत में कुछ स्थानों में सप्तमी विभक्ति यानी कि सप्तमी एक वचन विलुप्त सा था, लेकिन लौकिक संस्कृत में सप्तमी एक वचन विलुप्त नहीं है, ये हमें देखने को मिलता है। आपने शब्द रूप अध्ययन किए होंगे तो सप्तमी एक वचन देखने को मिलता है, लेकिन वैदिक संस्कृत में वैसा नहीं था। व्याकरण की दृष्टि से वैदिक संस्कृत में कुछ अव्यवस्थाएं भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि सारी समृद्धि वैदिक में ही थी, कुछ चीज़ें भी जो है वो बाद में आकर के सुधरी है,
ठीक है। तो लौकिक संस्कृत में व्याकरण के नियमों का अनुसरण किया गया, इनका करना अनिवार्य सा हो गया कि भाई अब आप व्याकरण को तभी समझ सकते हो जब इसके नियमों का आप पूरी तरीके से अध्ययन कर लो। बिना नियमों के व्याकरण का को समझना नहीं समझ सकते आप। तो नियमों का जो अध्ययन है वो अनिवार्य सा हो गया है। वैदिक संस्कृत में लोट लकार की उपलब्धता थी, लेकिन बाद में ये इसका अभाव हो गया है लौकिक संस्कृत में। ठीक है। कुछ शब्दों में अंतर हैं, जैसे कि असुर को वैदिक संस्कृत में शक्तिशाली उसका अर्थ माना जाता था, लेकिन अभी क्या माना जाता है? दैत्य। अगर आज के समय में कोई असुर कहते तो हम क्या मानते हैं? राक्षस, दैत्य। लेकिन पहले वैदिक भाषा में, वैदिक संस्कृत में क्या होता था? एक शक्तिशाली। तो शब्दों में परिवर्तन आ गया है। भाषा में स्वरों का उपयोग किया जाता था पहले जो भाषा थी, अब स्वरों का उपयोग विलुप्त हो गया है लौकिक में। पहले वैदिक में आपने पढ़ा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो यजुर्वेद में संगीतात्मकता शब्दों में देखने को मिलती है। ठीक है। लेकिन अभी क्या है, जैसे अथर्ववेद में बाद में कर्मकांड आए, फिर बाद में ये जो लौकिक संस्कृत का धीरे धीरे विकास हुआ, वैसे ही शब्दों की संगीतात्मकता नष्ट सी हो गई है। उसमें बलात्मक शब्दों का प्रयोग प्रारंभ हो गया है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? एक भेद बताना है, अंतर। और जब आप कोई दो चीज़ों के मध्य अंतर स्पष्ट करते हो तो एक अच्छे से सारणी बना करके प्रस्तुत कीजिए। ठीक है। यहाँ लिख दीजिए वैदिक और फिर लौकिक, दोनों में साथ के साथ में समानता बताएंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और जो तरीके से बताता है उसको तरीके के ही नंबर मिलते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, संस्कृत काव्यशास्त्रे रस सिद्धान्तस्य महत्वं किम सविस्तरम सम आलोच्यत। यानी कि संस्कृत काव्यशास्त्र में रस सिद्धांत का महत्व क्या है, इसका विस्तार से आलोचना कीजिए। ठीक है। सम आलोच्यता। संस्कृत काव्यशास्त्र में रस सिद्धांत का महत्व बताना है आपको। तो रस सिद्धांत के बारे में आप बताने जाएं तो सर्वप्रथम आप बता सकते हैं कि भाई रस संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक भरत मुनि हैं, उनकी रचना नाट्य शास्त्र हैं। जैसे आप भूमिका तैयार करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से चीज़ों से प्रारंभ भी कर सकते हैं, लेकिन बताने का तरीका और रिप्रेजेंटेशन आपका सही होना चाहिए लिखने का। ठीक है। अब भरत मुनि का प्रसिद्ध रस सूत्र क्या है वो आप लिख सकते हैं, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। रस की प्रतिष्ठा में अगर हम बात करें तो केवल रसवादियों में ही नहीं देखी जाती है, इसका अलंकारवादियों में, वक्रोक्तिवादियों में, रीतिवादियों आदि में भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसकी श्रेष्ठता प्रतिपादित होती आई है। ठीक है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि जो रस संप्रदाय के जो भी प्रतिष्ठित आचार्य हैं उनमें ही ये देखने को मिलती है, रस संप्रदाय रस देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य है अलंकारवादी के जो भी आचार्य हैं, वक्रोक्ति के आचार्य, रीति के आचार्य, इनमें भी रस का एक भाव देखने को मिलता है, अर्थात वो भी रस को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। जैसे कि भरत मुनि तो हैं ही सही इसके प्रवर्तक, साथ में मम्मट हैं, विश्वनाथ हो गए, जगन्नाथ हो गए। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि भाई इस तरीके से महत्व है, अन्य आचार्यों ने भी रस के महत्व को स्वीकार किया है। ठीक है। और भी चीजें आप इसमें बता सकते हैं कि देखिए रस एक तरीके से इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इसीलिए इसके आस्वादन जब तक नहीं होता है तब तक सहृदय उस काव्य की ओर आकृष्ट नहीं होता है। उसका आस्वादन अनिवार्य है, तभी वो उसमें मग्न होगा। तो इसीलिए इस विषय पर कहा भी गया है कि रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। रस के बिना किसी भी काव्य में रस की प्रवृत्ति नहीं होती है, यानी कि रस युक्त वाक्य ही काव्य होता है। इसलिए कहते हैं कि रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। जो आस्वादित किया जाए अथवा जो बहता है वही क्या है? रस है। इस प्रकार से आस्वाद्यत्व और द्रवत्व की विशेषता निहित है इसमें।
अभिनव ने भी इसके विषय पर मूलतया कहा है, जैसे कि देखने को मिलता है तत् काव्यार्थो, आपने अध्ययन भी किया है, ठीक है। और इसके कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, और आप प्ले स्टोर से मीमांसा संस्कृत एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर इनरोलमेंट कीजिए, रजिस्टर कीजिए। आप ओपन करेंगे तो आपको काव्य शास्त्र के सभी लेक्चर्स 1 by 1 मिल जाएंगे, ठीक है। तो तत्काव्य अर्थो रसः, अभिनव ने इस विषय पर कहा है कि रस का अधिवास काव्य में होता है, इसीलिए कहा जाता है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस ही काव्य की आत्मा है, काव्य का जीवन है। रस के बिना काव्य आत्मविहीन शरीर के समान निष्प्राण है। और इसमें कोई संशय नहीं है कि रसों से युक्त वाक्य ही काव्य है, यानी कि रस काव्य की आत्मा है, और रस का काव्य शास्त्र में अत्यधिक महत्व है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें बता देनी है। अगला प्रश्न है अपना, आकृति मूलक वर्गीकरण से स्वरूपम विवृणोत। आकृति मूलक वर्गीकरण का स्वरूप आपको यहाँ पर वर्णन करना है, ठीक है, उसका बारे में बताना है। देखिए, ये पहला जो प्रश्न था भाषा विज्ञान से संबंधित था, और ये तीसरा प्रश्न भी भाषा विज्ञान से संबंधित है। जैसा हमने आपको बताया था कि कुछ प्रश्न अन्य प्रश्नों से भी पूछे जा सकते हैं इसमें, ठीक है, जो भी यूपीएससी का ट्रेंड है। तो ये काव्य शास्त्र से संबंधित पूरा प्रश्न था। आपने काव्य शास्त्र में अध्ययन किया है, पूरी क्लासेस में आपको बताया गया है। अब आकृति मूलक वर्गीकरण का स्वरूप आपको प्रस्तुत करना है। देखिए, आकृति मूलक वर्गीकरण के विषय में अगर हम बात करें तो आकृति क्या होती है? आकृति अर्थात शब्दों या पदों की रचना के आधार पर जो वर्गीकरण है वो किया गया वर्गीकरण है। मतलब वर्गीकरण किया जाता है किसके आधार पर? पदों की रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है इसे आकृति मूलक वर्गीकरण हम कहते हैं। देखिए, एक ही मूल शब्द अर्थात अर्थत्व से विभिन्न प्रत्यय लगाकर जो अनेक पद बन जाते हैं, उन पदों में लगने वाले प्रत्ययों का विश्व भाषाओं का वर्गीकरण देखने को मिलता है। वर्गीकरण पद रचना तथा वाक्य रचना ये भी आकृति के ही अंतर्गत हमें देखने को मिलती है, जैसे कि आकृति मूलक। तो पद रचना, वाक्य रचना आकृति के अंतर्गत निहित है, अंतर्गत आते हैं, और इसी वर्गीकरण को पदात्मक या वाक्य मूलक भी हम कहते हैं। अगर देखिए संक्षेप में हम बात करें कि आकृति मूलक क्या है, तो आकृति, रूप, रचना, पद या वाक्य ये सभी इसके एक तरीके से पर्याय हैं, मतलब पर्यायवाची हैं। इनमें किसी भी शब्द का प्रयोग इस वर्गीकरण के नाम के लिए कर लिया जा सकता है कि भाई आकृति मूलक वर्गीकरण का स्वरूप यहाँ पर पूछा गया है, तो आपसे रूप, रचना, पद या वाक्य शब्द देकर भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कहने का मतलब। और इस प्रकार आकृति मूलक वर्गीकरण में विभिन्न भाषाओं में प्रयुक्त पदों की आकृति और रूप रचना पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। आकृति मूलक वर्गीकरण के हिसाब से पहले भाषाएं तो 2 वर्गों में बांटी गए हैं। कौन कौन से 2 वर्ग? अयोगात्मक और योगात्मक, ठीक है। ये 2 रूपों में जो वर्गीकरण किया गया है पदों का वो आकृति मूलक वर्गीकरण है। इसके अन्य और नाम भी हैं, जैसे बताया रूप, रचना, पद, इसको हम वाक्य बोलते हैं, तो पद या वाक्य, ठीक है। तो इस प्रकार से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब ये अयोगात्मक और योगात्मक क्या होता है हम आपको बताते हैं। योग का मतलब क्या होता है? जोड़, तो जिसमें हर शब्द जब जहाँ जोड़ होता है तो वहाँ पर उसका अधिकार हो जाता है, मतलब उसकी अपनी एक सत्ता स्थापित हो जाती है। राइट
उसका एक होता है, ठीक है। जोड़ मतलब शक्तिशाली शब्द, तो जिसमें हर एक शब्द अलग अलग अपनी सत्ता रखता है, उसमें दूसरे शब्दों के कारण कोई विकार अथवा कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, प्रत्येक शब्द की अलग अलग संबंधत्व या अर्थत्व को व्यक्त करने की जो शक्ति है वो योगात्मक भाषा में ही निहित है, और उन शब्दों का परस्पर संबंध केवल वाक्य में उनके स्थान से ही मालूम होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सीता राम से प्रेम करती हैं, ठीक है, ये एक वाक्य हुआ। फिर दूसरा वाक्य है राम सीता से प्रेम करते हैं, ये भी वाक्य हुआ। अंतर क्या आया दोनों में? पद परिवर्तन हो गया है। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या उसमें कोई विकार आया है? पदों का भले ही परिवर्तन हुआ है पर कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। सीता राम से प्रेम करे, राम सीता से प्रेम करे, अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अपना वहाँ पर पद का अधिकार है, मतलब उसकी एक अपनी अलग से सत्ता है। परंतु यहाँ पर एक तरीका जो हमने आपको बताया कि भाई इसमें संबंध थोड़ा बदल गया है, संबंध बदल गया है पर पद में कोई विकार नहीं आया। संबंध ये बदला है कि राम सीता से प्रेम करते हैं, दूसरे पहले वाक्य में थे कि सीता राम से प्रेम करती, ये संबंध बदल गया है थोड़ा, पर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया है, अर्थात तो कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। ये हम देखते हैं योगात्मक भाषा में। और अयोगात्मक क्या होती है? अयोगात्मक का सर्वोत्तम उदाहरण देखें तो वो चीनी भाषाओं में ही मिलता है। इनमें हर एक शब्द की अलग अलग स्थिति रहती है, किसी के प्रभाव से दूसरे में परिवर्तन नहीं होता, और उन शब्दों का परस्पर यानी कि आपस में संबंध जान पड़ता है एक तरीके से। इसमें देखिए, जो योगात्मक अयोगात्मक आप स्पष्ट करेंगे तो पहले आपको एक भूमिका तैयार करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आकृति क्या होती है। आकृति शब्दों या पदों की रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वही एक आकृति मूलक वर्गीकरण उसे हम कहते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि भाई आकृति मूलक वर्गीकरण जो भाषा है ये दो पदों में विभाजित है, मतलब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से एक तरफ बता दीजिए अयोगात्मक, मतलब आप ऐसे डायग्राम बना करके बताएंगे ना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। योगात्मक, अयोगात्मक जो भाषा है वो चीनी भाषा है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। और योगात्मक भाषा क्या होती है? और अयोगात्मक भाषा का सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो चीनी भाषा में देखने को मिलता है। योगात्मक का उदाहरण मैंने जैसा कि अभी आपको बताया है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई है, ठीक है। लिखना कैसे है ये भी क्लियर हो गया होगा। जब आप डायग्राम बना करके लिखेंगे तो पहले ही ज्ञात हो जाएगा देखने से ही कि भाई हाँ इसमें ये दो चीज़ें हैं और इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। दूसरा प्रश्न हमने पूरा कर लिया है। कल के वीडियो में तीसरे प्रश्न पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।